हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बिहार दरोगा 2026 का जो पेपर हुआ, 21 जनवरी शिफ्ट सेकंड का जो पेपर है, उस पेपर का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस पेपर की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही कुछ दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति का औपचारिक प्रारंभ किस स्थान से हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो शब्द है वो है औपचारिक प्रारंभ। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। मेरठ से 10 मई 1857 से ये विद्रोह जो है कि शुरुआत हुई थी। तो मेरठ इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, औपचारिक प्रारंभ कहता है। अगर ये अनौपचारिक होता, यदि ये अनौपचारिक होता तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर जो होता वो हो जाता बैरकपुर। लेकिन औपचारिक के संदर्भ में इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरठ। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि 1857 की जो क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब इसके लिए देखिए, एक आपने देखा 1857 से, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था 1857 की क्रांति से। इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंवर सिंह। बिहार में जो नेतृत्व इन्होंने किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। आपको पता होगा वो जगदीशपुर के रहने वाले थे। जगदीशपुर जो कि आरा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि वर्ष 2025 के लिए स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज से सम्मानित व्यक्ति किस देश से संबंधित है। इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया से संबंधित आपको यहाँ पे एक जल वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गुंटर ब्लॉसल, है ना। उनको ये जो है कि स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज दिया गया है। तो ऑस्ट्रिया से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर ए इसके लिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर वाष्पशील मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रखती है। देखिए, अगर आप मेमोरी की बात करें तो इसको बेसिकली दो वर्गों में आप कैटेगराइज करते हैं, एक रोम, एक रैम। ठीक है, तो रोम का जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। ये अगर आपका जो नॉन वोलाटाइल के रूप की होती है, अर्थात कि अगर करंट चल जाने के बाद भी इसके अंदर जो डेटा रहता है वो संरक्षित रहती है। कंप्यूटर के अर्थात बंद हो जाने पे भी डेटा जो है कि संरक्षित रहती है। पर वोलाटाइल के केस में ऐसा नहीं होता, जैसे कि रैम होता है। यहाँ करंट जाने के बाद से यहाँ पे मेमोरी के अंदर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से संबंधित है कि सरयू नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो घाघरा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में से कर्णाली भी कहा जाता है। तो इसे भी आपको अपने आने वाले एग्जामों के लिए ध्यान रखना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाइए। नई दिल्ली में आयोजित एशियन बुद्धिस्ट समिट किस महीने और वर्ष में आयोजित किया गया था। एशियन बुद्धिस्ट समिट, आपको पता है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। तो ध्यान रखना है नवंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करें जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति पीएम बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होती हैं, है ना। तो वही क्राइटेरिया के ऊपर ये प्रश्न है कि अगर वो व्यक्ति पीएम बन जाए जो किसी संसद के किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का, अगर वो सदस्य न रहे तो उसके साथ क्या क्राइटेरिया होगा। तो ऑप्शन कह रहा है कि 3 माह में लोकसभा का सदस्य बनना होगा, नहीं 6 माह में संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये कि 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा से निर्वाचित होना आवश्यक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लिए आपके विकल्प में याद रखना है सलमान रशदी, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय और आर के नारायण। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है अमिताभ घोष। शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये एक अंग्रेजी का उपन्यास है जिसको अमिताभ घोष ने लिखा है। ठीक है, जो कि स्मृति और पहचान के विषय पे आधारित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रीटों का मिलान कीजिए। रीट्स, जिसे आप बेसिकली आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा भी कहा था। ठीक है, जो आपको आर्टिकल 32 के अंदर देखने को मिलता है रीट, जिसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और आपको पता होगा हाई कोर्ट से भी संबंधित है रीट 226। ठीक है, तो 5 प्रकार के टोटल रीट की चर्चा हुई है।
इसमें पांचों दिए गए हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। आपको ये बताना है, मिलान करना है। आपके सामने एक कॉलम ए है और कॉलम बी है, इनको आपको मिलान करना है बेसिकली। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से धारण किए अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने की। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है या कोई इसे बंधक बना लेता है, तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए ये जो है कि रीट जारी किया जाता है, जिसे हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं। तो इस तरह से देखिए कि ए का जो होगा वो हमारा हो गया ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे परमादेश है, जिसे मैंडमस कहते हैं। तो बेसिकली लोक प्राधिकरण को उसके कर्तव्य पालन हेतु किसी सरकारी ऑफिशियल्स के लिए ये सब जारी की जाती है परमादेश। तो बी का जो होगा वो 5 हो जाएगा। ए का 3 एंड बी का 5, तो ए का 3 एंड बी का 5, तो इसके लिए ए हमारा जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं और यहाँ पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा अगला प्रश्न कि जब जिंक को पतले सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4 में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यदि उस गैस के पास जलती हुई अगर मोमबत्ती ले जाएंगे तो पॉप साउंड आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली रिएक्शन होता है कि जिंक H2SO4, तो यहाँ पर बेसिकली विस्थापन अभिक्रिया होता है, जिंक सल्फेट के साथ जुड़ जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकलता है। ठीक है, जिसके पास अगर कोई जलती हुई चीज ले जाए तो पॉप ध्वनि यहाँ से उत्पन्न आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो जिंक एक सक्रिय धातु है, जिसके कारण ये जो है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है सल्फेट से। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न करंट, ये एक प्रश्न है तो बेसिकली इसमें एक्सप्लेनेशन फुल फॉर्म के आधार पर पूछा जा रहा है। ठीक है, इनफ्लीवनेट का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ऑप्शन सी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री का कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के रूप में सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद के कानूनों को न्यायिक व्याख्या करना, ये बेसिकली न्यायपालिका का काम होता है, ना कि ये एग्जीक्यूटिव। प्रधानमंत्री का काम होता है ये मंत्रिपरिषद के नेतृत्व करना और नीतियों का संचालन करना। जी हाँ, बी जो है वो हमारा करेक्ट है। चुनावों का आयोजन करना ये तो चुनाव आयोग का काम है और संविधान में संशोधन करना ये तो पार्लियामेंट का काम है, संसद का काम है। तो बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस को वीडियो रोक के ध्यान से पढ़ लीजिए। अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न है कि पौधों में ट्रांसलोकेशन, खाद्य पदार्थ के परिवहन। ट्रांसलोकेशन का अगर एक्सप्लेनेशन आप देखें तो ये खाद्य पदार्थों के परिवहन से संबंधित होता है ट्रांसलोकेशन। सबसे महत्वपूर्ण कौन है। देखिए यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के लेकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जाइलम तो बेसिकली खनिज और जो है कि पानी का परिवहन से संबंधित होता है, लेकिन जो फ्लोएम है वो बेसिकली खाद्य पदार्थ के परिवहन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन में, पौधों में ट्रांसलोकेशन से की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ये थीम रहा था। तो G20 का थीम रहा था ये, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित प्रमुख समिति और आयोग कौन थे। तो केंद्र राज्य संबंध अर्थात सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में आपको बताना है और उससे रिलेटेड जो है कि आपको एक कमेटी बतानी है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ये तो आपको पता है पंचायती राज से जुड़ी हुई है। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, ये भी पंचायती राज से जुड़ी हुई है। वित्त आयोग तो एक फाइनेंस कमीशन है जो कि संविधान के आर्टिकल 280 में है। कमेटियां तो सिफारिशों के लिए बनाई जाती हैं। तो सरकारिया आयोग, ये जो है कि आपको ध्यान रखना है 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा हेतु बनाई गई थी। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए कि एनडीए का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है एनडीए का। तो एनडीए का फुल फॉर्म में आप कंफ्यूज हो जाएंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेके और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लेके। तो बेसिकली देखिए, ये ज्यादा अच्छा कहना रहेगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। ऑप्शन बी हमारा जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये जो वर्ड होगा ये तो एक पॉलिटिकल वर्ड हो गया। आपको पता है कि बीजेपी वगैरह इसमें पार्टियां शामिल हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल वर्ड है, लेकिन ये ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी।
अगला प्रश्न देख लीजिए कि मोदी नगर जो अपनी औद्योगिक विरासत और शिक्षा संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कोई डाउट नहीं, गाजियाबाद जिला का ये मोदी नगर एक शहर है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, जो औद्योगिक विरासत और शिक्षा संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि तंजावुर का प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राज राजेश्वरी मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, किस चोल शासक ने बनवाया था? तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है, याद रखना है। ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन बी में जो है राजराज प्रथम, इन्होंने इसको बनाया था। ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित की गई? महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, पंजाब। इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर है वो है ऑप्शन बी, असम में इसको आयोजन किया गया था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप 2025 को। अगले प्रश्न पर आ जाइए कि निम्नलिखित फसलों में से विषम को चुनना है आपको। तो ज्वार है, गेहूं है, मक्का है और चावल है। देखिए, ज्वार जो है, मक्का जो है, वो चावल है, ये तीनों खरीफ है, तीनों खरीफ फसलें हैं। लेकिन जो गेहूं है वो एक रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल आपको पता होगा कि इसका जो होता है कि बुआई जो है कि अक्टूबर नवंबर से लेकर आपको मार्च अप्रैल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो खरीफ फसलें होती है बेसिकली गर्मी के महीने में होती हैं, जिस समय वर्षा तेजी से हो रहा होता है। ठीक है, तो ये गेहूं जो है कि रबी फसल है, इसके वजह से ये जो है कि इसमें डिफरेंस हो जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मार्च 2025 में सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, माधवी पुरीबुच ये तो जस्ट फॉर्मर रही हैं, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। तो मार्च 2025 में इन्हें बनाया गया है। माधवी पुरीबुच के बारे में आपको याद रखना है, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। शशिकांत दास तो जो है कि आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, तो इनको इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये कुछ दिख रहा होगा, जिसमें ये है कि यदि सीधे धारावाहक चालक में धारा बढ़ाई जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए कि यदि सीधे धारावाहक चालक में धारा अगर बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला गहरा बढ़ेगी, दूसरा घटेगी, तीसरा समान रहेगी, चौथा पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। आपको ध्यान रखना है कि बढ़ेगी। जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का समानुपाती का रिलेशन होता है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ये बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो धारा भी घटेगा, अर्थात धारा घटेगा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसके साथ ही घटेगा बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए कि ब्रह्मांड और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? ध्यान रखना आपको, जेम्स जीन्स के द्वारा इसे दी गई है। तो ऑप्शन डी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं, SEZ अर्थशास्त्र के संदर्भ में इसका पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ए इसका लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य जो होता है वो निर्यात को बढ़ावा देना होता है, अर्थात एक्सपोर्ट को जो है कि बढ़ावा देना होता है। इसलिए बहुत सारे देश अपने क्षेत्र में SEZ लेकर आते हैं, SEZ क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, जिससे निर्यात को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है? तो बेसिकली जो है कि ये बाहरी झटकों से सुरक्षा में प्रदान करता है। ठीक है, जो हमारे सेरिब्रम के अंदर फ्लूइड के रूप में होता है, जिससे बाहरी जो शॉक होती है उससे हमको बचाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सार्वजनिक अधिसूचना का सबसे सटीक अंग्रेजी अनुवाद क्या है? बेसिक प्रश्न है ये, पब्लिक नोटिफिकेशन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में आप सार्वजनिक अधिसूचना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस कारण होता है? ये एक आपने देखा था कि अगर आप PYQs देखे होंगे अगर बिहार SI के, ठीक है, तो किसी साल शायद 2023 के अंदर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि तारों के टिमटिमाने से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। उसमें जो है कि आपको ध्यान रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, जिससे हमको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
ठीक है। आप बेसिकली अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं कि जब लाइट जो रे होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, उससे दूर होती है, नॉर्मल की तरफ बेसिकली झुकती है, उससे दूर जाती है, तो वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन, इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑनरेरियम शब्द का सबसे सटीक हिंदी अर्थ क्या है? मानदेय होता है इसका। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए, बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और आईसीडी का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 21 अक्टूबर 2024, ठीक है, जिससे बिहार में लॉजिस्टिक का विकास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये है कि अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा, बेसिकली इसके अंग्रेजी में हम कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया? तो आपको पता है भारत में 11 टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हो चुके हैं। ठीक है, 2005 में जो है कि 5 भाषाओं को दिया गया, उसमें एक भाषा मराठी थी। आप कमेंट सेक्शन में बाकी सारी भाषा को आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मराठी इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो एक है आर्टिकल, ये बेसिकली है आर्टिकल, ये है सेक्शन, ये है प्रोविजन, ये है बिल। बिल जो होता है बेसिकली ये किसी कानून बनने से पहले जो ड्राफ्ट होती है उसे आप बिल कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी बिल होगा, बिल बन, और जब ये पास हो जाएगा तब जाके ये एक्ट बनेगा। तो बाकी सब एक्ट की बात कर रहे हैं ऑलरेडी बने हुए, पर ये जो है कि अलग है बिल। तो बिल जो होगा इसमें एक विषम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ प्रस्ताव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विकसित भारत 2047 के तहत नीति आयोग ने कितने वर्षों का विकास रोड मैप तैयार किया है? तो 25 वर्षों का। ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल है, आपको इसको ध्यान रखना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? अब इसमें असहयोग आंदोलन 1920 सही बात है, सितंबर 1920। खेड़ा का 1918 है जो कि गुजरात में, चंपारण जो कि बिहार में 1917। तो ये सारे आपके सही हैं, पर खिलाफत 1928 ये सही नहीं है, गलत पूछ रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन 1928, जो कि हमारा गलत है। ओके, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? याद रखना आपको, गीता प्रेस गोरखपुर को ये दिया गया है। ठीक है, जिसमें अहिंसा और नैतिक मूल्यों को योगदान के लिए ये दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। आ जाइए, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस, जिसे नोबल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप आवर्त सारणी को पढ़ते हैं तो उसमें आपको 7 आवर्त ऐसे देखने को मिलते हैं और 18 ऐसे वर्ग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो 18th वर्ग है, ठीक है ना, वो नोबल गैसों का है, जिसमें आपको हीलियम, नियॉन, है ना, ये सब गैसेस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियॉन हो जाएगा, क्योंकि ये एक नोबल गैस है जो क्रिया में भाग नहीं लेते। नोबल गैस उसे कहते हैं जो क्रिया में, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब तो आप रिएक्शन में देखे होंगे, जैसे फेरस फेरस ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होते हैं, कॉपर के भी ऑक्साइड होते हैं, और भी अन्य इनके कंपाउंड है, पर नियॉन को आप नहीं देखते क्योंकि ये प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, अर्थात ये एक नोबल गैस है। ओके, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की कुल संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 17 है कुल इसकी संख्या। ठीक है, एसडीजी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये 17 गोल्स हैं। ठीक है, इनकी लक्ष्य अवधि 2030 तक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली? अब देखिए, चंपारण, खेड़ा, ठीक है, ये दोनों जो आंदोलन है ये क्षेत्रीय है, क्योंकि चंपारण बिहार से संबंधित और ये गुजरात से संबंधित। जो लेकिन जो रॉलेट सत्याग्रह रहा गांधी जी का 1919 का, रॉलेट एक्ट बनने के बाद से उन्होंने जो रॉलेट सत्याग्रह किया, ठीक है, उससे जो है कि उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए, वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? याद रखना है 59वां। ऑप्शन जो होगा इसके लिए हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 59वां। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है वो है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपको याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, जिसे ध्यान रखना है आपको, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसने फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि वर्ष 2021 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपको याद रखना है आशा पारेख। इसके लिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान होता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। प्रश्न है कि कुंभ मेले के दौरान सूचनाओं और कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु कौन सी विशेष रेडियो सेवा प्रारंभ की गई? याद रखना, इसके लिए आपको जो करेक्ट आंसर है वो है कुंभ वाणी। ठीक है, तो कुंभ वाणी जो है कि कुंभ मेले के दौरान सूचनाओं और कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु विशेष रेडियो सेवा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च को जो है कि आपको ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट डुकोनो एक सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है, तो ये एक हाल्महेरा हाल्महेरा जो एक द्वीप है वहां पर जो है कि इंडोनेशिया में हाल्महेरा जो द्वीप है, आइलैंड है, वहां पर ये आपको माउंट डुकोनो आपको एक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को ये जो है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बीसीसीआई के नमन पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंदना। ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्मृति मंदना। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का व्यापक उपयोग किया गया? ध्यान रखना आपको, इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा। यदि आप हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन को आप पढ़ते हैं तो उसमें जो प्री हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं वहां पर आप देखते हैं कि सबसे पहले कॉपर एज आता है, फिर उसके बाद से ब्रॉन्ज एज आता है, उसके बाद से आपको आयरन एज देखने को मिलेगा। तो कॉपर एज को कॉपर एज तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि कॉपर का यूज जो है कि व्यापक रूप से मानव पहले सबसे पहले करना शुरू करते थे, अर्थात जो होगा तांबा, डी जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2026 कॉमनवेल्थ खेल किस शहर में आयोजित होंगे? ध्यान रखना है ग्लासगो। ग्लासगो जो है कि स्कॉटलैंड का एक शहर है जहां पर 2026 कॉमनवेल्थ खेल जो होगा आयोजित होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है? तो आपको बेसिक प्रश्न है ये, आपको ध्यान है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। कान्हा जो है कि आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, रणथंभौर आपको राजस्थान में, और सुंदरबन आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो वाल्मीकि जो है कि टाइगर रिजर्व आपको बिहार में देखने को मिलेगा। आइए, निम्नलिखित में से विषम को पहचानना आपको बिल है, आर्टिकल्स है, धारा है, नियम है। होपफुली ये शायद हमने प्रश्न पहले कर लिया है तो इसके लिए बिल आपको याद रखना है जो कि अलग है। रुपया किस देश का आधिकारिक मुद्रा है? तो इंडोनेशिया का है, बी ऑप्शन। भारत का जो मुद्रा है वो रुपया है, रुपी है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, रुपया अगर कहा जाए तो ये इंडोनेशिया का होगा। अगला है कि रेहला पुस्तक में नारियल और पान का विस्तृत वर्णन किस यात्री ने किया? ध्यान रखना, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि जिसने रिहला बुक लिखा उसके अंदर हमको नारियल और पान का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ये बेसिक एनसीईआरटी में, अगर आप क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ें ध्यान से हिस्ट्री की, तो उसमें इस पे काफी डिटेल में चर्चा किया गया है। जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में है? तो आपको ध्यान रखना है, जब रिलीजियस मूवमेंट एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आपको प्राचीन इतिहास को देखने को मिलते हैं उस समय आपको जैन और बुद्धिज्म देखने को मिलते हैं। तो बुद्धिज्म से जुड़ा है जातक कथा। ठीक है, तो उसकी जो भाषा थी वो थी बेसिकली पाली। ठीक है, उसमें पाली और प्राकृत दो प्रकार की भाषा बड़ी फेमस हुआ करती थी, पर ज्यादातर प्राकृतिक चीजें जैन से जुड़ी हुई हैं और पाली की चीजें बौद्ध से जुड़ी हुई हैं। तो जातक कथाएं बौद्ध से जुड़ी हैं, अर्थात ये पाली भाषा फेमस होगा। तो ऑप्शन सी पाली हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध साहित्य की एक प्रमुख भाषा थी पाली। ओके, वर्ष 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ध्यान रखना आपको, मारिया कोरिनो मचाडो, याद है वियतनाम की रहने वाली हैं जो वियतनाम में डेमोक्रेसी लाने के लिए प्रयास कर रही हैं। तो मारिया कोरिनो मचाडो, इनको जो है कि नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया वर्ष 2025 का। अगला प्रश्न है कि रंगराजन समिति 2014 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के आधार पर गरीबी रेखा कितनी तय की गई थी? ध्यान रखना है आपको, 972 रुपए रूरल के लिए था, अर्बन के लिए 1407 था। तो डी इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस के अंदर मिसिंग है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों राज्य दिए गए हैं और लोक नृत्य दिए गए हैं, कौन सा गलत बताना है? राजस्थान का घूमर बिल्कुल, हरियाणा का पाग, हिमाचल प्रदेश की रागी और असम का बिहू। देखिए, हरियाणा का पाग सही है, घूमर भी सही है, असम का बिहू भी सही है, पर रागी कोई ऐसे लोक नृत्य नहीं होता। तो ठीक है, तो सी हमारा जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इतने ही प्रश्न है। ठीक है, आप इन्हें ध्यान से देखिए
और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।